हेलो फ्रेंड्स, अपन लोग स्टार्ट करते हैं आज अपना ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1। वेरी फर्स्ट चैप्टर है इस बुक का। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप बहुत मन लगा करके इस चैप्टर को पढ़ें और मेरी सारी बातों को ध्यान से सुनें। देखिए, वीडियो देखने से पहले एक बात कहूंगा, अपने साथ एक कॉपी और पेन लेकर के बैठें ताकि जो भी इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल पॉइंट्स मैं आपको बताऊं वो आप नोट करते जाएं। देखिए, ये जो चैप्टर है अपने ज्योग्राफी की बुक क्लास 10th फर्स्ट चैप्टर, इसके अंदर बेसिकली रिसोर्स एंड डेवलपमेंट की कुछ जनरल कॉन्सेप्ट्स और थ्योरी समझाई गई हैं कि रिसोर्स क्या होता है, उनका डेवलपमेंट किस तरह से और किस सिनेरियो में करना चाहिए। देखिए, दो अलग अलग वर्ड्स है। रिसोर्सेज का मतलब होता है धरती पर मौजूद और अवेलेबल सारे के सारे संसाधन। हम लोग रिसोर्सेज को हिंदी में संसाधन कहते हैं। रिसोर्सेज हिंदी में संसाधन कहलाते हैं एंड डेवलपमेंट को हिंदी में विकास कहा जाता है। आप इसके अप्रोच को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, आज के हजारों साल पहले, करोड़ों साल पहले इंसान जब दुनिया में नया नया आया तो नेचर ने हमें प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज दिए थे। नेचर ने हमें सॉइल दी थी, वाटर दिया था, जमीन के नीचे काउंटलेस क्वांटिटी में मिनरल्स दिए थे, अलग अलग वैरायटीज के अंदर, बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी में नेचर, पेड़ पौधे, हवा, पानी, सब कुछ था। इंसान ने क्या किया, धरती पर मौजूद उन अवेलेबल चीजों को काम में लेना शुरू किया और काम में लेके धीरे 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 हम उन्हें काम में लेते गए। हम लोग हमारे शब्दों में रिसोर्स को काम में लेने को डेवलपमेंट कहते हैं, क्योंकि वो जब चीजें हमने मॉडिफाई करी, मान लीजिए हमने धरती पर मिलने वाली मिट्टी से ईंटें बना ली, ब्रिक्स, और फिर उससे हमने मकान बना लिया, तो ठीक है, हमें रहने के लिए मकान मिल गया, लेकिन मिट्टी तो बर्बाद हुई। तो सिंपल है, जब कभी भी किसी रिसोर्स को डेवलप करने की बात आती है तो एक्चुअली में डेवलपमेंट के साथ साथ उसका डेप्रिसिएशन, डिस्ट्रक्शन भी होता है, वो चीज खराब होने लगती है। तो बच्चों, यहां इस चैप्टर के थ्रू एनसीईआरटी आपको समझाना क्या चाहती है कि हम लोग नेचर के द्वारा दिए गए सभी रिसोर्सेस अर्थात संसाधनों का इस तरीके से यूज करें ताकि वो आगे आने वाली जनरेशंस के लिए भी बचे रहें। ऐसा ही नहीं हो कि सारे रिसोर्सेस को हम ही कंज्यूम कर लें और हम फिर फ्यूचर के लिए कुछ भी ना छोड़ें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम बहुत सारी बातें जानने को आपको यहाँ पर मिलने वाली है। आपको एक बात का जरूर ध्यान रखना है यहाँ पे बच्चों। देखो, चैप्टर की स्टडी को इजी बनाने के लिए मैं इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। किस तरीके से? अपना सबसे पहला पार्ट हम मान लेते हैं रिसोर्स का, मीन्स हमें पहले रिसोर्सेज के बारे में सीखना है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर ये रिसोर्सेज के साथ 1 लिख दिया है। अब हम इस चैप्टर के 2 पार्ट और करते हैं, लैंड और डेवलपमेंट। यानी कि मैं एक बार आपको सारा दोबारा लिख के बताता हूँ, आप इस चीज को देखिएगा और समझिएगा कि किस तरीके से इस काम को हम करने वाले हैं ताकि हमारी पढ़ाई यहाँ पर इजी बन सके। देखिए, चैप्टर की टोटल 3 हेडिंग्स है यहाँ पे। पहला पार्ट उन्होंने चैप्टर को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया हुआ है। पहले पार्ट में उन्होंने बताया रिसोर्सेज क्या होते हैं, ठीक है। अब रिसोर्सेज के बारे में उन्होंने ये सारी हेडिंग्स दी हुई हैं, आप अपनी बुक में से एक बार इनको जरूर देखिएगा। रिसोर्सेज में उन्होंने बता रखा है कि रिसोर्स क्या होते हैं, रिसोर्स के काइंड्स, डेवलपमेंट एंड सो ऑन, अलग अलग चीजें। अब फिर उन्होंने रिसोर्स के 2 एग्जाम्पल्स दिए हैं कि दुनिया में 2 इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं। एक है रिसोर्स दैट इज, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, सॉइल, और फिर जो दूसरा पार्ट है ना वो है इसका लैंड, या फिर पहले लैंड ले लीजिए फिर सॉइल ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बेस व्हाट आई वांट टू से कि ये पूरा चैप्टर इन 3 हेडिंग्स में डिवाइड है, 1 2 3। तो पहले आपको अपनी कॉपी में ऐसे कैसे एक चार्ट बनाना है। हम यहाँ ऊपर चैप्टर का नाम लिखेंगे रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले रिसोर्स में, फिर सॉइल में, फिर लैंड में, या फिर पहले रिसोर्स में, क्योंकि बुक के अंदर 2nd नंबर पे लैंड दिया हुआ है तो पहले मैं भी यहाँ पे फिर लैंड ही लिख देता हूं, तो फिर लैंड में और फिर उसके बाद सॉइल में। तो रिसोर्स, लैंड एंड सॉइल, ठीक है। बोथ लैंड एंड सॉइल आर द एग्जाम्पल ऑफ रिसोर्स। मैंने इस तरह से इसे क्यों लिख दिया है ताकि आप इजीली इसको लर्न कर सकें और आपको यहाँ ये वीडियो देखने के बाद पूरा चैप्टर अपने आप ही सिस्टमैटिकली तरह से लर्न हो जाए। हम लोग सॉइल और लैंड के बारे में अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमारा टॉपिक अभी रिसोर्स है, तो मैं आपको इस रिसोर्स चैप्टर के 3 वीडियोस बना के पोस्ट कर दूंगा। तो पहला वाला जो पार्ट है हम उसको भी डिस्कस कर रहे हैं, इन दोनों के वीडियोस मैं आपको भी बाद में दूंगा।
देखिए पहला वाला पार्ट है ना बच्चों रिसोर्सेस। तो एक काम करता हूं, अब मैं इधर से लैंड और सॉइल हटा देता हूं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, क्योंकि आपकी बुक में ऐसे ही 3 हेडिंग्स वहां लिखी हुई है। ठीक है, तो देखिए रिसोर्स, अब इस रिसोर्स को हम यहाँ हिंदी में संसाधन है ना, या फिर आप इसको सिंपल भाषा में साधन भी बोल सकते हो। अब आप कहोगे कि सर हम तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, हिंदी में क्यों पढ़े? बच्चों ये मैं आपको दिल से एडवाइस देना चाहता हूं कि यू शुड बी अ बाइलिंगुअल, ट्राई टू लर्न इन बोथ लैंग्वेजेस, हिंदी एंड इंग्लिश, अदरवाइज यू विल फेस चैलेंजेस इन फ्यूचर, क्योंकि हमारी भाषा बोलचाल में हिंदी है और पेपर्स में इंग्लिश है। तो फिर ऐसी कंडीशन में हम काम कैसे चलाएंगे? हमें बोलना तो सबसे हिंदी में है। कल को हम रिक्शे वाले से बात करेंगे तब, तो फिर प्लीज दोनों में सीखना है ना, एक से काम नहीं चलेगा। तो संसाधन को हम साधन बोलते हैं। अब पहले हमें यार ये सीखना होगा कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। देखिए रिसोर्सेज का मतलब होता है धरती की सरफेस पर, अर्थ की सरफेस पर अवेलेबल वो सारी चीजें जो हमारी किसी ना किसी वांट को सेटिस्फाई करने का दम रखती हो, हमारी किसी जरूरत को पूरा कर सकती हो, हमारे काम आ सकती हो। एग्जाम्पल, आप सड़क से जा रहे हैं, वहां पर आपको एक स्टोन पत्थर पड़ा हुआ मिला, आपके किसी काम का नहीं है ना वो। आप घर गए, आपके फादर ने कहा कि मुझे एक पर्टिकुलरली ऐसी शेप का पत्थर चाहिए, आपको याद आएगा कि हाँ मैंने देखा था कहाँ पे, रास्ते में। आप फटाफट जाके लाके दोगे, पापा के काम आएगा, रिसोर्स बन गया। देखो हर एक वो चीज हमने घर कहाँ से बनाया? नेचुरल रिसोर्सेज से। हम जो बिजनेस प्रोफेशन करते हैं वो काम कैसे चलते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज से। तो सब कुछ नेचर का दिया हुआ है ना, इस कारण से मैं उन्हें रिसोर्स यहाँ बोल रहा हूँ, क्योंकि वो हमारी जरूरतें पूरी करते हैं। तो रिसोर्स दैट इज संसाधन कहलाता है। ठीक है, आपकी बुक के स्टार्टिंग में शुरू की 3 लाइन्स वहां दी हुई है। एनीथिंग अवेलेबल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एंड विच कैन सेटिस्फाई आवर वांट्स आर कॉल्ड रिसोर्सेज। तो यू हैव टू लर्न दिस डेफिनेशन। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान रखना। व्हाट इज रिसोर्स, व्हाट आर रिसोर्सेज, ये क्वेश्चन जरूर से यहाँ पर आपके एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद देखिए रिसोर्सेज के काइंड। बच्चों आपके बुक में रिसोर्सेज को बाकी फिर वापस 4 सब हेडिंग्स में यहाँ डिवाइड किया हुआ है। उन्होंने सबसे पहले यहाँ पे आपको बोला है बायोटेक एंड ए बायोटेक रिसोर्स, ये पहला पार्ट है। उसके बाद में दूसरे नंबर पर वहां पर दिया हुआ है रिन्यूएबल और री प्लस न्यू। ठीक है, रिन्यूएबल एंड दूसरा रिसाइकल। वर्ड्स को गौर कीजिएगा, रिन्यू एंड रिसाइकल। तीसरे नंबर पे बच्चों उन्होंने फिर यहां पर लिखा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। एंड फोर्थ उन्होंने क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। तो देखो बच्चों ध्यान से सुनना, आपकी बुक में रिसोर्सेज को 4 पार्ट्स में क्लासिफाई किया हुआ है। बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज में, रिन्यूएबल और रिसाइकलेबल रिसोर्सेज में, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। अब हम इन चारों के अंदर चलते हैं तो समझने की कोशिश करना। साइंस में बायो शब्द, बायो वर्ड का मीनिंग होता है लिविंग। तो वॉट एवर रिसोर्सेज वी आर गेटिंग फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दे आर कॉल्ड बायोटिक रिसोर्सेज। जो कुछ भी हमें जीवित से, लाइफ से मिलता हो वो क्या कहलाएगा? बायोटिक। या जिसमें जीवन हो वो क्या कहलाएगा? बायोटिक रिसोर्स। लेकिन वो रिसोर्सेज जो नॉन लिविंग है वो क्या कहलाएंगे? एबायोटिक रिसोर्सेज। तो सिंपली पहले रिसोर्सेज को किसके बेसिस पे डिवाइड किया गया है? ऑन द बेसिस ऑफ बायो, दैट इज अ लाइफ। ठीक है, बायोटिक रिसोर्स एंड एबायोटिक रिसोर्स हो, आपको समझ में आ गया होगा। सेकेंड वर्ड है रिन्यू एंड रिसाइकल। इन दोनों शब्दों में जाना, री प्लस न्यू, यानी जिसको दोबारा से, री मीन्स दोबारा, न्यू मीन्स नए। तो री प्लस न्यू का मतलब क्या हुआ? जिसको दोबारा से नया किया जा सके। रिसाइकल, री प्लस साइकिल विच मीन्स जिसको दोबारा काम में लेने लायक बनाया जा सके, लेकिन रिन्यू ना किया जा सके। तो सिंपल हम लोग रिसोर्सेज को रिन्यूएबिलिटी के बेसिस पे 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सम रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज व्हिच कैन बी रिन्यूड अगेन एंड अगेन, व्हाइल अदर्स आर नॉट रिन्यूएबल बट दे कैन बी रिसाइकल्ड।
ठीक है। थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप में भी 4 तरह के रिसोर्सेज, 4 काइंड्स, या इन्होंने इसको फर्दर क्लासिफाई कर दिया। एक तो वो रिसोर्स जो इंडिविजुअल हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपके खुद के पर्सनल थिंग्स, वो तो किसी के नहीं है, सिर्फ आपके हैं। तो जो सिर्फ आपके पास है और जो सिर्फ आपका है वो क्या कहलाएगा? इंडिविजुअल रिसोर्स, क्योंकि इसके ओनर यानी मालिक आप हैं। दूसरे नंबर पर होता है आपके कम्युनिटी रिसोर्स, रिन्यूएबिलिटी, इंडिविजुअल रिसोर्स, कम्युनिटी के बाद में नेशनल, और नेशनल के बाद में फिर इंटरनेशनल। ठीक है, तो रिसोर्सेज को टोटल 4 काइंड्स में डिवाइड किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। इंडिविजुअल रिसोर्स विच बिलोंग्स टू एन इंडिविजुअल, सेकंड कम्युनिटी रिसोर्स विच आर ऑप्ट एंड ओन्ड बाय द यूज बाय अ होल कम्युनिटी। ठीक है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जिसे काम में ले रही है वो कम्युनिटी रिसोर्स कहलाएगा। वो रिसोर्स जो पूरे देश के काम आता हो, जैसे रिवर गंगा, हिमालयन माउंटेन्स, राजस्थान में थार डेजर्ट, ये पूरे नेशन का हुआ, इसलिए नेशनल रिसोर्स कहलाएगा। एंड उसके बाद इंटरनेशनल रिसोर्स का मतलब होता है पैसिफिक ओशियन, अंटार्कटिका, आर्कटिक, ये पूरे वर्ल्ड के होते हैं। तो बच्चों, ओनरशिप के बेसिस पर हम रिसोर्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, 1 2 3 4, याद रहेगा आपको। एंड देन उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, हम लोग वापस रिसोर्सेज को अब यहाँ 4 पार्ट्स पर डिवाइड करेंगे, 4 एंड्स पर। फर्स्ट एंड है इसका, दैट इज पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज के बाद में है डेवलप्ड रिसोर्सेज, उसके बाद में है स्टॉक, और उसके बाद है रिजर्व्स। तो देखिए अब आपकी बुक में ये चारों पॉइंट्स आपको वहां मिलेंगे। अब मैं आता हूं पोटेंशियल रिसोर्सेज में। कई बार आपके स्कूल के जब रिजल्ट्स आते हैं तो मैम आपके मदर को बोलती है ना कि इसमें पोटेंशियल तो काफी है, पर ये काम में नहीं लेता। इसका मतलब क्या हुआ? संभावना, यानी वो रिसोर्सेज जिनके आगे बढ़ने के चांसेस बहुत हो लेकिन फिलहाल नहीं बढ़ पा रहे हो। रीजन, वो एक स्पेसिफिक एरिया में मिलते हैं और उनको वहां यूज कर पाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा, तो पोटेंशियल होने के बावजूद भी उनका 100% यूज नहीं होता। ऐसे रिसोर्स जो काबिल होने के बाद भी काम ना आए, क्या कहलाते हैं? पोटेंशियल रिसोर्सेज। उसके बाद आप आइए, ऐसे रिसोर्सेज जो 100% जिनका यूज हम सीख चुके हैं और जो पूरी तरह डेवलप्ड हो चुके हैं, वो क्या कहलाते हैं? डेवलप्ड रिसोर्सेज। अब चलते हैं स्टॉक पे और रिजर्व्स पे। बच्चों, दोनों में से सिर्फ एक फर्क आप याद रखना, स्टॉक वो है जिसकी हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है, जिसकी टेक्नोलॉजी ही अवेलेबल नहीं है, एंड वी डोंट नो हाउ टू यूज इट, दे आर कॉल्ड स्टॉक्स। एग्जाम्पल आप ही की बुक में दिया हुआ है, ओशियनिक वाटर या वाटर। आप देखिए वाटर, साइंस में इसकी टर्म होती है H2O, टेक्निकल केमिकल नेम है ना, H2O, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स मिलकर पानी को बनाते हैं। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों इन्फ्लेमेबल गैसेस हैं। ऑक्सीजन जलने में हेल्प करती है तो हाइड्रोजन तो जलती है। तो अब ऐसी सिचुएशन में आप सोचिए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों इन्फ्लेमेबल है, पर दोनों मिलकर पानी बनती है और आग बुझाने के काम आती है। काश इंसान किसी तरीके से ये समझ जाए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कैसे सेपरेट करके उसको पानी को, तो आप जानते हो हमें जिंदगी भर के लिए पेट्रोलियम की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, जिंदगी भर के लिए गैस सिलेंडर की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, दुनिया की हर तरह की एनर्जी रिसोर्सेज ओशियन से आ सकते हैं। हमारे पास इतना पानी तो है वहां पर हमें यूज करना नहीं आता। तो जिसकी टेक्नोलॉजी नहीं है वो क्या कहलाएगा? स्टॉक। और जिसकी टेक्नोलॉजी है, हमें यूज करना आता है, लेकिन उसके बावजूद हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं, क्या कहलाता है? रिसोर्स। सो बच्चों, फर्स्ट पॉइंट रिसोर्स की डेफिनेशन, सेकंड पॉइंट काइंड्स ऑफ रिसोर्स, कितनी तरह के हो गए? बायोटिक, एबायोटिक, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, ओनरशिप, डेवलपमेंट, एंड फिर फर्दर इनका क्लासिफिकेशन। ये यहाँ पे पूरा होता है हमारा पॉइंट नंबर 2। अब चलते हैं अपन लोग पॉइंट नंबर 3 पर। पॉइंट नंबर 3 इटसेल्फ खुद कहता है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स शब्द का क्या मतलब होता है। तो देखिए, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स शब्द का मतलब होता है किसी चीज को काम में लेने लायक बनाना। लेकिन बच्चों ध्यान से सोचो, अगर आप नेचुरल स्टेज से, नेचर से, प्रकृति से कोई सी चीज को काम में लेकर उसे यूज करने लायक बना देते हो चेंज करके, तो डेफिनेटली आप तो उसको यूज कर लोगे, लेकिन वो चीज तो बर्बाद हो गई। फॉर एग्जाम्पल, आपने सॉइल के अंदर
सीड्स डालकर क्रॉप ग्रो कर ली। तो बच्चों फसल तो उग गई, क्रॉप तो उग गई, लेकिन सॉइल के न्यूट्रिएंट्स तो काम आ गए। तो सिंपल, एवरी क्रिएशन ब्रिंग्स डिस्ट्रक्शन। अगर कुछ भी बनता है तो कुछ दूसरा खराब होता है। यानी कि इसका एक और मतलब है जिंदगी में, ध्यान रखना, कुछ भी बनता है तो कुछ खराब होता है। इसका क्या मतलब हुआ? अगर आपको जिंदगी में सफलता चाहिए तो कुछ ना कुछ तो सैक्रिफाइस करोगे ना। बिना सैक्रिफाइस के सफलता कभी नहीं मिलेगी। इट इज अ लॉ ऑफ नेचर। तो आप मेरी बात फिर वापस सुनना। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स कहता है कि रिसोर्स डिप्लेड हो रहे हैं, डिग्रेड हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। तो रिसोर्स बर्बाद होने के 3 कारण आपके बुक में वहां पर उन्होंने दिए हुए हैं। पहला पॉइंट उन्होंने दिया हुआ है ग्रीड, दैट इज लालच, ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स। सेकंड दिया हुआ है इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज। एंड थर्ड दिया हुआ है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स। इसका मतलब क्या हुआ? कुछ लोग अपने लालच के लिए दुनिया के सारे रिसोर्सेज बर्बाद करते जा रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग इनडिस्क्रिमिनेटली बिना सोचे समझे उसे यूज करते जा रहे हैं, और कुछ लोगों के हाथों में ही दुनिया के सारे रिसोर्सेज इकट्ठे हो चुके हैं। ऑलमोस्ट ये मान के चलिए कि अगर हम बिल गेट्स की बात करें, जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है, उनके पास ऑलमोस्ट इतनी प्रॉपर्टी है, इतना पैसा है कि वो दुनिया के 80 कंट्रीज से भी ज्यादा पैसा रखते हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि अकेले बिल गेट्स के पास कितने रिसोर्सेज इकट्ठे हो गए हैं। तो जब रिसोर्सेज जरूरत से ज्यादा क्वांटिटी में कुछ लोगों के हाथों में इकट्ठे होने शुरू होते हैं तो उससे धरती खराब होना शुरू होती है। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, ठीक है। अब देखिए, जैसे जैसे इंसान रिसोर्सेज काम में लेता रहा, दुनिया आगे बढ़ती गई, हम लोगों को टेंशन होती गई। तो वर्ल्ड के सारे बड़े कंट्रीज के लीडर्स ने, अप्रोक्सीमेटली 100+ कंट्रीज थी, वो लोग ब्राजील के एक शहर रियो डी जेनेरो में गए। वहां पर उन लोगों ने काफी लंबा यहाँ इसका डिस्कशन किया कि हम नेचर को कैसे बचाएं, और अल्टीमेटली 21 पॉइंट्स ढूंढ के निकाले। ऐसे 21 पॉइंट्स, ऐसे वैल्यूएबल 21 पॉइंट जो दुनिया को बचाने में हेल्प करते। कौन कौन से पॉइंट्स रहे होंगे? जैसे कार्बन एमिशन को कम कर देना, पोल्यूशन कम करना, फैक्ट्रीज को कंट्रोल करना, ऐसे 21 पॉइंट्स उन्होंने ढूंढे। तो इन 21 पॉइंट्स को क्या कहा गया? एजेंडा 21। कहां हुई थी ये समिट? रियो डी जेनेरियो में, जो ब्राजील की एक सिटी है, ठीक है। दूसरी चीज, कितनी कंट्रीज ने उसमें पार्टिसिपेट किया था? 100+। तीसरी चीज, कितने पॉइंट प्रोग्राम बनाए गए थे? एजेंडा 21। चौथी चीज, इसको अर्थ समिट के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं हम इसको? अर्थ समिट कहते हैं, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1 रिसोर्स, सेकंड काइंड्स, 4 काइंड्स है ना, उसके बाद में थर्ड डेवलपमेंट, फोर्थ एजेंडा 21। अब हम चलते हैं, अपने मूव ऑन होते हैं 5th पॉइंट पे, दैट इज रिसोर्स प्लानिंग। बच्चों, पापा पॉकेट मनी देते हैं, प्लान करके खर्च करते हो अनप्लान्ड? जो अनप्लान्ड खर्च करता है उसके महीने के एंड में पैसे खत्म हो जाते हैं, जो प्लान खर्च करता है उसके पैसे। तो यार, अगर आप पॉकेट मनी को प्लान मैनर में खर्च करने का सोच सकते हो तो व्हाई नॉट रिसोर्सेज? हमें रिसोर्सेज को प्लान करना होता है ना, तभी काम में लेना चाहिए ना। हम पहले ये तो पता लगाए कि हमारी कंट्री इंडिया में कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। तो देखिए, रिसोर्सेज को काम में लेने से पहले सबसे ज्यादा जरूरी होता है रिसोर्स को खर्च कैसे करना है, उसकी प्लानिंग। प्लानिंग करने के लिए क्या किया जाता है? सबसे पहले तो हम यहाँ पे मैप बनाएंगे कि कौन कौन से भारत के कौन कौन से एरिया में कौन कौन सी तरह के मिनरल्स मिलते हैं, कौन कौन सी तरह के फॉरेस्ट है, कौन से प्लांट्स है, कौन सी स्पीशीज रहती है, कहां पर एनिमल्स हैं, कहां पर क्या है, सब कुछ पहले हम यहाँ पर इसकी कंप्लीट एक मैप बनाएंगे। देन उसके बाद हम हमारे लिए डेवलपमेंट प्लान बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले हमने मैप बनाया ताकि हमें पता लग गया कि भारत में कौन से रिसोर्स कहाँ हैं। देन उसके बाद हमने उसका डेवलपमेंट प्लान बनाया, एंड उसके बाद फिर हमने इन दोनों का मैच करवा दिया। यानी अपने डेवलपमेंट प्लान को हमने किसके ऊपर बेस कर दिया? मैप पे। इसका मतलब हुआ कि हमने प्रॉपर मैनर में सारी चीजों को सोच समझ के प्लान किया। फॉर एग्जाम्पल कि अगर भारत में लिग्नाइट कोल ज्यादा अवेलेबल है तो हमने लिग्नाइट बेस्ड पावर प्लांट लगाया, यानी बिजली लिग्नाइट कोल से बनाने की कोशिश करी। तो अल्टीमेटली जो ज्यादा है वही तो यूज करेंगे, इसलिए अपने पास अवेलेबल रिसोर्सेज को पहले आइडेंटिफाई किया जाता है, उसकी मैपिंग की जाती है, देन उसके बाद डेवलपमेंट प्लान बनाया जाता है और मैच करते हुए खर्च कर दिया जाता है। सिंपली
एक सेंटेंस के अंदर सिंपल आसान भाषा में क्या होगा, रिसोर्स को प्लान कर इस तरीके से काम में लेना ताकि हम हमारे प्री डिसाइडेड गोल्स को अचीव कर सकें, रिसोर्स प्लानिंग कहलाता है। सिंपली रिसोर्स प्लानिंग इज अ प्रोसेस बाय विच वी कैन अचीव आवर गोल्स एंड टारगेट्स इन अ planned manner। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग ऑन द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस हेडिंग, रिसोर्स, दैट इज रिसोर्स कंजर्वेशन। देखिए रिसोर्स कंजर्वेशन आप सब जानते हैं बचपन से वैसे भी, ठीक है, हर चीज को सोच समझ के काम में लेना, रीयूज, रिसाइकल, 3R ये आप पहले पढ़ चुके हैं। तो अब मैं आपको यहाँ नहीं बता रहा, मैं आपको कुछ नई चीज बताता हूँ जो आपको काफी इंटरेस्टिंग भी लगेगी। 3 इंपॉर्टेंट लोगों के बारे में यहाँ पर बात बोली हुई है। एक तो महात्मा गांधी जी का सेंटेंस दिया हुआ है जो काफी काम का है, अपने आंसर में उसको जरूर यूज कीजिएगा। गांधी जी कहते हैं कि देयर इज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड, देयर इज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड, दैट इज नीड मीन्स जरूरत। गांधी जी कहते हैं जो हमारी मदर है ना नेचर, उसके पास इस दुनिया के सारे लोगों की नीड्स को फुलफिल करने के लिए बहुत है, बट नॉट फॉर एनीवन्स ग्रीड, मीन्स नेचर कैन नॉट फुलफिल आवर ग्रीड बट नेचर कैन फुलफिल आवर नीड। तो रिसोर्स को बचाने का सबसे अच्छा तरीका है जो महात्मा गांधी ने बताया, उन्होंने बताया कि हमें हमारी नीड्स फुलफिल करनी चाहिए, ग्रीड्स नहीं। ठीक है, दूसरे नंबर पर एक रिसर्च हुई थी जिसने कंक्लूजन में ये चीज बताई कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल। स्मॉल इज ब्यूटीफुल का मतलब होता है कि जब कभी भी कोई चीज हम मार्केट से परचेज करें तो हम छोटी चीजें परचेज करें। जैसे हम घर बनाना चाहते हैं, छोटा बनाएं। देखो अगर हम छोटा घर बनाएंगे तो कम वुड काम आएगी, कम फर्नीचर लगेगा, ठीक है, कम इलेक्ट्रिसिटी चलेगी, कम ही वहां पर सारी चीजें आएंगी। इस तरह से आप नेचर का हेल्प करते हो ना, क्योंकि आप कम लेस क्वांटिटी में पेड़ काटोगे तभी तो लेस क्वांटिटी में छोटे छोटे गेट्स आपके घर में लग जाएंगे। अगर आप बड़ा मकान बनाओगे तो बड़े रिसोर्स लगेंगे ना वहां पे। तो अगर हम हर चीज को छोटा करें साइज में, बड़ी कार की जगह छोटी कार लें, बड़े घर की जगह छोटा घर लें, ठीक है, सब कुछ बड़े बड़े की जगह अगर छोटा करना शुरू करें तो नेचर की हम बहुत मदद कर सकते हैं और धरती को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। तो इस तरीके से यहां पर 2 इंपॉर्टेंट बातें रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए बोली हुई हैं। और कौन कौन सी 2 बातें बोली हुई हैं? एक तो महात्मा गांधी का, दैट इज एवरीवन शुड फुलफिल देयर नीड, एंड सेकेंडली स्मॉल इज ब्यूटीफुल। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपके साथ वापस दोबारा आऊंगा अब इसी चैप्टर के रिमेनिंग 2 पार्ट्स लेकर के। तब तक आप इंतजार कीजिए और अपनी बुक में से अच्छे से नोट्स बनाकर इसको पढ़िए और यहां तक का इसी मैनर में लर्न कीजिए। मैं जल्दी से फटाफट वापस आपको रिवाइज कराऊं या आप कर लोगे ना? ओके।